हेलो दोस्तों, आर्य टेक्निकल क्लासेस की यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, लास्ट के वीडियो में हमने एन प्रकार के पदार्थों के बारे में डिस्कस किया था। दोस्तों, आज हम पी प्रकार के पदार्थ के बारे में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, सर्वप्रथम हम देखेंगे कि जो पी प्रकार का पदार्थ है उसका निर्माण किस प्रकार से किया जाता है। उसके पश्चात हम उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, जिस प्रकार से एन प्रकार के पदार्थ के निर्माण के लिए हमने जो चतुसंयोजी तत्व है उसके अंदर पंच संयोजी तत्व की अशुद्धियों को मिलाया था और उन अशुद्धियों को मिलाकर हमने एन प्रकार के पदार्थ का निर्माण किया था। उसी प्रकार दोस्तों, पी प्रकार के पदार्थ के निर्माण के लिए हमें चतुसंयोजी तत्व के अंदर त्रिसंयोजी तत्व की अशुद्धियों को मिलानी पड़ेगी। जब हम चतुसंयोजी तत्व के अंदर त्रिसंयोजी तत्व की अशुद्धि को मिलाते हैं तो हमें पी प्रकार के पदार्थ का निर्माण होता है। अब चतुसंयोजी तत्व कौन से होते हैं? तो सिलिकॉन और जर्मेनियम ये तो है चतुसंयोजी तत्व। क्यों है? क्योंकि इनकी अंतिम कक्षाओं के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं? 4 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। इस कारण सिलिकॉन और जर्मेनियम को चतुसंयोजी तत्व कहा जाता है। तो जब सिलिकॉन और जर्मेनियम चतुसंयोजी तत्व है, इन तत्वों के अंदर त्रिसंयोजी तत्व, अब त्रिसंयोजी तत्व कौन से होंगे? जिन तत्वों की अंतिम कक्षा के अंदर 3 इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे वो तत्व त्रिसंयोजी तत्व कहलाएंगे। ऐसे तत्व कौन कौन से हैं? इसमें पहले नंबर पे आता है बोरोन, दूसरे नंबर पे एल्युमिनियम, तीसरे नंबर पर गैलियम, चौथे नंबर पर इंडियम। ये सब क्या है? आपके त्रिसंयोजी तत्व है, क्योंकि इन तत्वों की अंतिम कक्षा के अंदर 3 इलेक्ट्रॉन्स विद्यमान होते हैं। इस कारण इन तत्वों को त्रिसंयोजी तत्व कहा जाता है। तो जब हम चतुसंयोजी तत्व के अंदर त्रिसंयोजी तत्व की अशुद्धि को मिलाएंगे तो हमें पी प्रकार के पदार्थ का क्या होगा? निर्माण होगा। यानी कि जो टेट्रावेलेंट एटम है, टेट्रावेलेंट एटम में हमको ट्राइवेलेंट एटम की अशुद्धि को मिला के हम पी प्रकार के पदार्थ का निर्माण करते हैं। फिर इसी के अंदर हम बोल सकते हैं, यदि हम जो भी चतुसंयोजी या टेट्रावेलेंट एटम है उसके अंदर यदि हम एक्सेप्टर एटम की क्या मिला दे? अशुद्धि मिला दे, तो भी जो पदार्थ बनेगा वो कौन सा पदार्थ होगा? पी प्रकार का पदार्थ। यानी कि इससे अगर हिंदी में बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? जब चतुसंयोजी तत्व के अंदर हम किसी ग्राही पदार्थ की अशुद्धि मिलाते हैं, ग्राही पदार्थ की अशुद्धि मिलाते हैं, तो हमें जो पदार्थ मिलता है वो पदार्थ कौन सा होता है? पी प्रकार का पदार्थ होता है। तो सबसे पहले इनको नोट कर लेते हैं अपन कि पी प्रकार का पदार्थ बनाने के लिए हम कौन कौन से तत्वों की अशुद्धि को इसके अंदर क्या करते हैं? मिलाते हैं। देखिए दोस्तों, हमने देखा था जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होता है वो एक शुद्ध अर्धचालक पदार्थ होता है और शुद्ध अर्धचालक पदार्थ के अंदर हम प्रयोग करते हैं सिलिकॉन और जर्मेनियम। और दोस्तों, हमने लास्ट के वीडियो में यह भी देखा था कि जो सिलिकॉन और जर्मेनियम होता है इनकी अंतिम कक्षाओं में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो यहां पर भी हम जो अशुद्धि मिलाएंगे वो किसके अंदर मिलाएंगे? सिलिकॉन और जर्मेनियम के अंदर मिलाएंगे, मतलब चतुसंयोजी तत्व के अंदर मिलाएंगे। तो पहली लाइन के अंदर आपको नोट करना है यहां पर, जब हम चतुसंयोजी तत्व के अंदर क्या चतुसंयोजी तत्व में क्या करते हैं हम? जब तीसरे वर्ग की अशुद्धि मिलाते हैं। कौन से वर्ग की? तीसरे वर्ग की अशुद्धि को मिलाते हैं तो हमें जो पदार्थ प्राप्त होता है वो पदार्थ होता है आपका कौन सा? पी प्रकार का अर्धचालक पदार्थ। पी प्रकार का अर्धचालक पदार्थ। तो पी प्रकार के अर्धचालक पदार्थ का निर्माण कब होगा? जब हम चतुसंयोजी तत्व यानी कि सिलिकॉन और जर्मेनियम इनके अंदर जब हम तीसरे वर्ग की अशुद्धि मिलाएंगे तो हमें जो पदार्थ मिलेगा वो कौन सा मिलेगा? पी प्रकार का पदार्थ मिलेगा। इसी को यदि हम इंग्लिश में लिखेंगे तो इसमें लिखेंगे हम जब टेट्रावेलेंट एटम के अंदर, किसके अंदर? टेट्रावेलेंट एटम में जब हम ट्राइवेलेंट एटम की ट्राइवेलेंट
ट्राइवेलेंट एटम की जब हम अशुद्धि मिलाते हैं तो हमें पी टाइप सेमीकंडक्टर का क्या होता है, प्राप्त होता है। तो हमें कौन सा सेमीकंडक्टर प्राप्त होता है, पी टाइप सेमीकंडक्टर। टेट्रावेलेंट एटम में जब हम ट्राइवेलेंट एटम की अशुद्धि मिलाएंगे तो जो पदार्थ बनेगा वो कौन सा होगा, पी टाइप पदार्थ होगा। इसी के अंदर हम लिख सकते हैं, जब हम टेट्रावेलेंट एटम के अंदर क्या, जब हम टेट्रावेलेंट एटम के अंदर जब हम एक्सेप्टर एटम की, कौन से एटम की, एक्सेप्टर एटम, एक्सेप्टर एटम की क्या मिलाते हैं, अशुद्धि मिलाते हैं, इंप्योरिटी मिलाते हैं, तो हमें जो पदार्थ मिलता है वो पदार्थ भी कौन सा होता है, आपका पी टाइप का पदार्थ होता है। ये जो एक्सेप्टर एटम है मतलब इसे बोलते हैं ग्राही, किसी ग्राही परमाणु की जब हम चतुसंयोजी तत्व के अंदर, इधर लिख देता हूं मैं इसको हिंदी में, इनको हम बोलेंगे चतुसंयोजी। तो जब हम चतुसंयोजी तत्व के अंदर किसी ग्राही परमाणु के क्या मिलाएंगे, अशुद्धि मिलाएंगे, तो हमें जो पदार्थ मिलेगा वो कौन सा होगा, आपका पी टाइप सेमीकंडक्टर होगा। कौन सा होगा, पी टाइप सेमीकंडक्टर। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो आपका यहीं से बन जाता है कि पी प्रकार के पदार्थ का निर्माण हम किस किस प्रकार से कर सकते हैं। तो ऑप्शन के अंदर आपको इन तीनों चारों में से कुछ भी मिल सकता है, मिल सकता है। जब चतुसंयोजी तत्व के अंदर जब हम तीसरे वर्ग की अशुद्धि मिलाएंगे तो हमें कौन सा पदार्थ बनेगा, पी प्रकार का पदार्थ बनता है। इंग्लिश में भी आ सकता है, जब टेट्रावेलेंट एटम के अंदर ट्राइवेलेंट एटम की अशुद्धि मिलाई जाती है तो जो पदार्थ बनता है वो पी टाइप सेमीकंडक्टर का निर्माण होता है। या फिर इसी को घुमा के बोल सकता है, जब टेट्रावेलेंट एटम के अंदर एक्सेप्टर एटम की अशुद्धि मिलाई जाती है तो भी जो पदार्थ बनता है वो कौन सा बनता है, पी टाइप सेमीकंडक्टर बनता है। अगर इसी को हिंदी में बोलेंगे तो टेट्रावेलेंट एटम को बोलते हैं हम चतुसंयोजी तत्व। तो जब हम चतुसंयोजी तत्व के अंदर किसी ग्राही परमाणु की क्या मिलाते हैं, अशुद्धि मिलाते हैं, तो जो पदार्थ बनता है वो पी टाइप सेमीकंडक्टर का क्या होता है, निर्माण होता है। अब इसको हम एक डायग्राम के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। देखिए सबसे पहले मैं बनाता हूं एक चतुसंयोजी तत्व की संरचना, यानी कि चतुसंयोजी तत्व मतलब शुद्ध अर्धचालक पदार्थ की सबसे पहले हम संरचना बनाते हैं। और जो शुद्ध अर्धचालक पदार्थ होते हैं उन्हीं पदार्थों को हम बोलते हैं इंट्रिंसिक पदार्थ। तो मैं अभी जो संरचना बनाने जा रहा हूं वो है इंट्रिंसिक पदार्थ की संरचना, यानी कि शुद्ध अर्धचालक पदार्थ की संरचना। फिर इस शुद्ध अर्धचालक पदार्थ के अंदर क्या करेंगे, हम अशुद्धि के रूप में दूसरे तत्व की क्या मिलाएंगे, परमाणु को मिलाएंगे। जब इसमें अशुद्धि के रूप में दूसरे तत्व के परमाणु की डोपिंग करेंगे तो यहाँ पर जो पदार्थ बनेगा वो पी प्रकार का पदार्थ बनेगा और फिर उसकी हम विशेषताओं के बारे में डिस्कस करेंगे। तो अभी जो मैं संरचना बना रहा हूं स्टार्टिंग में, ये एक सिलिकॉन की, सिलिकॉन के शुद्ध सिलिकॉन तत्व की क्या बना रहा हूं मैं, संरचना बना रहा हूं। देखिए सिलिकॉन आपका चतुसंयोजी तत्व होता है, तो इसकी जो अंतिम कक्षा के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो कितने होंगे, चार होंगे। कितने होंगे, चार। तो मैं यहाँ पर एक सिलिकॉन की परमाणु की जो संरचना होती है उसको मैं आपके सामने बना रहा हूं। देखिए ये सिलिकॉन के मैंने बहुत सारे अणु ले लिए। अब इसका एक इलेक्ट्रॉन सिलिकॉन के दूसरे इलेक्ट्रॉन के साथ क्या बना लेगा, सहसंयोजी बंध बना लेगा। ऐसे ही इस सिलिकॉन का ये इलेक्ट्रॉन इस सिलिकॉन के दूसरे परमाणु के साथ मिलकर क्या बनाएगा, सहसंयोजी बंध। ऐसे सिलिकॉन का ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है इस दूसरे इलेक्ट्रॉन के साथ मिलकर क्या बनाएगा, सहसंयोजी बंध बनाएगा। इस प्रकार सभी इलेक्ट्रॉन, एक सिलिकॉन परमाणु का जो एक इलेक्ट्रॉन है वो दूसरे सिलिकॉन परमाणु के दूसरे इलेक्ट्रॉन के साथ मिलकर क्या करता है, सहसंयोजी बंध का क्या करता है, निर्माण करता है। तो ये जो संरचना बनेगी ये संरचना कुछ इस प्रकार से बनेगी। ऐसे किसी यहाँ पर भी कुछ इलेक्ट्रॉन्स होंगे जो अगले उनके साथ सहसंयोजी बंध बनाएंगे।
देखिए, ये आपको जो संरचना बनाई है मैंने, ये संरचना है आपके शुद्ध अर्धचालक पदार्थ की या इंट्रिंसिक पदार्थ की। और इसके अंदर हमने कौन से पदार्थ का प्रयोग किया है? सिलिकॉन का। सिलिकॉन एक चतुसंयोजी तत्व होता है। इन परमाणुओं की अंतिम कक्षा के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 4 इलेक्ट्रॉन। तो अब आप इस डायग्राम को ध्यान से देखेंगे तो आपको दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ पर सिलिकॉन के जो चारों इलेक्ट्रॉन है वो दूसरे सिलिकॉन परमाणु के चारों इलेक्ट्रॉनों के साथ मिलकर सहसंयोजी बंध का निर्माण करते हैं। मतलब यहां पर कोई भी इलेक्ट्रॉन है वो फ्री नहीं है, मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं है। और जब इसके अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे तो ये प्रेजेंट टाइम में किसकी भांति काम करेगा? कुचालक पदार्थ की भांति काम करेगा। तो जो 0 केल्विन पर जो इंट्रिंसिक पदार्थ होते हैं, कौन से? इंट्रिंसिक यानी कि शुद्ध अर्धचालक जो पदार्थ होते हैं वो कुचालक की तरह व्यवहार करते हैं, क्योंकि इसके अंदर सभी के सभी जो इलेक्ट्रॉन है वो बॉन्डिंग अवस्था में, बंध की अवस्था में, यहाँ पर कोई भी इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं है। जब इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं है तो इसके अंदर कोई भी धारा प्रवाहित नहीं होगी। तो शुद्ध सिलिकॉन परमाणु है वो कुचालक पदार्थ की तरह व्यवहार करता है। इस परमाणु के अंदर बिल्कुल भी धारा प्रवाहित नहीं करती है। अब क्या करेंगे? ये जो इंट्रिंसिक पदार्थ है इसके अंदर क्या मिलाएंगे? अपन अशुद्धि मिलाएंगे। जब इस इंट्रिंसिक पदार्थ में अपन अशुद्धि मिलाएंगे तो इसकी चालकता का मान क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। क्योंकि हमने जो डोपिंग की प्रक्रिया पढ़ी थी तो उसके अंदर पढ़ा था कि इंट्रिंसिक पदार्थों की चालकता को बढ़ाने के लिए उनमें अशुद्धि मिलाने की जो प्रक्रिया है वही क्या कहलाती है? डोपिंग। तो यहां पर क्या कर रहे हैं? ये शुद्ध सिलिकॉन पदार्थ है जो कुचालक पदार्थ है प्रेजेंट टाइम में। इसकी चालकता को हम बढ़ाना चाहते हैं। अब इसकी चालकता को बढ़ाना चाहते हैं तो इसके अंदर दूसरे तत्व की परमाणु की अशुद्धि को मिलानी पड़ेगी। अब देखिए हमको कौन से प्रकार का पदार्थ बनाना है? पी प्रकार का पदार्थ बनाना है। अब पी प्रकार का पदार्थ कब बनेगा? जब इस संरचना के अंदर कौन से तत्व की अशुद्धि मिलाऊंगा मैं? त्रिसंयोजी तत्व की क्या मिलाऊंगा? अशुद्धि। और जो त्रिसंयोजी तत्व होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? तो त्रिसंयोजी तत्व के अंदर आता है बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम। ये सब क्या है? आपके त्रिसंयोजी तत्व है, क्योंकि इन तत्वों की अंतिम कक्षा के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अंतिम कक्षा के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? इनके 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इस कारण ये त्रिसंयोजी तत्व है। तो जब इन चारों में से किसी एक परमाणु की अशुद्धि को यदि मैं इसके अंदर मिला दूं तो जो पदार्थ बनेगा वो कौन सा बनेगा? आपका पी प्रकार का पदार्थ बनेगा। तो अब हम क्या करते हैं? ये जो शुद्ध सिलिकॉन है इसके अंदर अपन क्या मिलाते हैं? तीसरे वर्ग की क्या मिलाते हैं? अशुद्धि। तो अशुद्धि के लिए मैं क्या करता हूं? ये जो सिलिकॉन परमाणु है इस सिलिकॉन परमाणु की जगह मैं क्या करता हूं? एक ये जो आपका गैलियम परमाणु है, कौन सा है? गैलियम। इस गैलियम परमाणु को क्या करता हूं? मैं अशुद्धि के रूप में मैं मिला देता हूं। तो मैंने सिलिकॉन की जगह यहां पर क्या ले आया? गैलियम। अब गैलियम क्या है? त्रिसंयोजी तत्व है। मतलब इस परमाणु की अंतिम कक्षा के अंदर केवल कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? 3 ही इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो मैंने एक इलेक्ट्रॉन तो यहां पर बना दिया, ये दूसरा इलेक्ट्रॉन, ये तीसरा इलेक्ट्रॉन। तो इसका ये वाला इलेक्ट्रॉन तो सिलिकॉन के इस इलेक्ट्रॉन के साथ मिलकर क्या बना लेगा? सहसंयोजी बंध बना लेगा। इसी प्रकार इसका दूसरा इलेक्ट्रॉन इस सिलिकॉन के इस इलेक्ट्रॉन के साथ मिलकर सहसंयोजी बंध बना लेगा। इसी प्रकार गैलियम का जो तीसरा इलेक्ट्रॉन है इसके साथ सहसंयोजी बंध बना लेगा। लेकिन ये जो सिलिकॉन परमाणु है इस सिलिकॉन परमाणु के साथ सहसंयोजी बंध बनाने के लिए गैलियम के पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, क्योंकि गैलियम तो त्रिसंयोजी तत्व है। अब यहां पर क्या है? एक इलेक्ट्रॉन होना चाहिए था, लेकिन अब गैलियम के पास इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो ये वाला जो सहसंयोजी बंध है ये पूरा नहीं होगा। ये सहसंयोजी बंध क्या रह जाएगा? आधा रह जाएगा। अब गैलियम की क्या कोशिश रहेगी? गैलियम की कोशिश ये रहेगी कि ये किसी भी प्रकार से इस बंध को क्या कर सके? पूरा कर सके। लेकिन अभी इसकी एक स्थिति है, परिस्थिति है कि ये अभी इस बंध को क्या कर सकता है? पूरा नहीं कर सकता है। इस बंध को पूरा करने के लिए इसको एक इलेक्ट्रॉन की क्या पड़ेगी? आवश्यकता पड़ेगी। यानी कि गैलियम क्या करेगा? किसी दूसरे परमाणु से क्या करेगा? एक इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? ग्रहण करेगा। और एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर इस बंध को क्या करेगा? पूरा करने का काम करेगा। अब क्या होगा? 0 केल्विन टेम्परेचर पर तो इसकी संरचना के अंदर बिल्कुल कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। यानी कि गैलियम के जो तीनों
इलेक्ट्रॉन है, तीनों कौन सी अवस्था में है? बॉन्डिंग अवस्था में, बंध की अवस्था में। तो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन जब बॉन्डिंग अवस्था में होंगे तो ये 0 केल्विन पर तो किसकी तरह भांति काम करेगा? आपके कुचालक पदार्थ की भांति काम करेगा। देखिए, हमने इसके अंदर अशुद्धि मिला दी, अशुद्धि मिलाने के पश्चात भी ये 0 केल्विन पर कुचालक पदार्थ की तरह काम कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्योंकि ना तो इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन है और ना ही इसके अंदर कोई होल है। या तो धारा बहती है इलेक्ट्रॉन के कारण या धारा बहती है होल्स के कारण। हमने देखा था, हमने पढ़े थे पदार्थ चालक, अर्धचालक और कुचालक। तो हमने अर्धचालक जो पदार्थ पढ़े थे उसके अंदर हमने देखा था कि अर्धचालक पदार्थों के अंदर जो धारा है वो इलेक्ट्रॉन और होल्स दोनों के कारण प्रवाहित होती है। तो या तो इसके अंदर धारा प्रवाहित करने के लिए या तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, मुक्त इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, या फिर क्या होने चाहिए? होल्स होने चाहिए। और 0 केल्विन टेम्परेचर पर ना तो इसके अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन है और ना ही क्या है? होल्स है। इस कारण 0 केल्विन टेम्परेचर पर ये जो पी प्रकार का पदार्थ है वो किसकी भांति काम करता है? कुचालक पदार्थ की भांति काम करता है। एक लाइन आपकी क्लियर हो जानी चाहिए। अब देखिए, अगर मैं इसी डायग्राम को ऊर्जा बैंड के आधार पर बनाना चाहूं तो ये तो हो गया आपका चालन बैंड। कौन सा हो गया? ये तो चालन बैंड। इसके नीचे जो बैंड होगा वो होगा कौन सा? आपका संयोजी बैंड होगा। कौन सा होगा? आपका संयोजी बैंड। अब संयोजी बैंड के अंदर कौन से इलेक्ट्रॉन होते हैं? बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन अभी कौन सी अवस्था में? बॉन्डिंग अवस्था के अंदर है। तो जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन होंगे वो सारे के सारे कौन से बैंड के अंदर होंगे? तो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है वो सारे के सारे आपके संयोजी बंध के अंदर रहेंगे। कौन से बंध के अंदर रहेंगे? ये संयोजी बैंड के अंदर क्या विद्यमान रहेंगे? बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। अभी जो कंडक्शन बैंड है वो पूरी तरह से क्या रहेगा? खाली रहेगा। खाली क्यों रहेगा? क्योंकि कंडक्शन बैंड के अंदर कौन से इलेक्ट्रॉन आते हैं? मुक्त इलेक्ट्रॉन। और यहाँ पर मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है? 0 है। तो प्रेजेंट टाइम में जो कंडक्शन बैंड है वो उसके अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या रहेगी? 0। मतलब ये जो अवस्था है ये कौन सी अवस्था है? 0 केल्विन। तो 0 केल्विन टेम्परेचर पर जो पी प्रकार का पदार्थ है वो किसकी भांति काम करेगा? कुचालक पदार्थ की भांति काम करेगा। दूसरी आपको याद रखना है कि 0 केल्विन टेम्परेचर पर जो फर्मी एनर्जी लेवल है EF, वो फर्मी एनर्जी लेवल कहां पर स्थित होता है? तो 0 केल्विन टेम्परेचर पर जो फर्मी एनर्जी लेवल है वो EV पर स्थित होता है। ये वाली जो ऊर्जा स्तर है वो कौन सा है? EV। अब यहाँ पर जो ऊर्जा स्तर होगा वो कौन सा होगा? आपका EF। तो EF का मान किसके बराबर होता है? EV के बराबर होता है। किसके अंदर? P प्रकार के पदार्थ के अंदर। जबकि हमने N प्रकार के पदार्थ के अंदर देखा था कि ये जो फर्मी एनर्जी लेवल EF है इसका मान किसके बराबर होता है? EC के बराबर होता है। कौन से में? N प्रकार के पदार्थ में। ये फर्मी एनर्जी लेवल कहाँ होता है? ऊपर। जबकि P प्रकार के पदार्थ में फर्मी एनर्जी लेवल कहाँ आता है? नीचे होता है। ये चीज याद रखना। तो 0 केल्विन टेम्परेचर पर जो फर्मी एनर्जी लेवल है वो कहाँ पर होता है? EV पर होता है। अर्थात फर्मी एनर्जी लेवल का मान किसके बराबर होता है? EV के बराबर होता है। ये बात तो हो गई किसकी? 0 केल्विन पर। अब क्या होगा? जैसे ही मैं टेम्परेचर को क्या करता हूं? 0 केल्विन से बढ़ाता हूं। 0 केल्विन से बढ़ाकर कितना करता हूं मैं? 150 केल्विन करता हूं, यानी कि 150 केल्विन करता हूं। तो मैंने क्या किया? तापमान को क्या किया? बढ़ाया। तापमान को बढ़ाने से क्या होता है? इसके अंदर ये जो बॉन्डिंग बंध बना हुआ था ये बंध यहां से क्या हो जाता है? टूट जाता है, ब्रेक हो जाता है। ये बंध यहां से क्या हो गया? टूट गया। अब जब यहां से बंध टूट गया तो ये इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षा को छोड़कर कहां आएगा? बाहर आएगा। तो ये इलेक्ट्रॉन जब अपनी कक्षा को छोड़कर यहाँ पर बाहर आएगा तो इस इलेक्ट्रॉन का ये स्थान क्या हो जाएगा? खाली हो जाएगा। क्या हो जाएगा? खाली। और जो स्थान खाली बचता है उसको अपन क्या बोलते हैं? होल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? होल्स। अब होल्स का जनरेट क्यों हुआ? क्योंकि मैंने टेम्परेचर को 0 केल्विन से कितना कर दिया? 150 केल्विन कर दिया। मतलब तापमान का मान मैंने क्या कर दिया? बढ़ा दिया। तापमान का मान बढ़ाने से ये वाला बंध क्या हो गया? टूट गया। ये बंध टूट गया तो ये इलेक्ट्रॉन इस कक्षा को छोड़कर बाहर आ गया। जैसे इलेक्ट्रॉन यहां से छोड़कर बाहर आए तो ये स्थान क्या हो गया? खाली। और जो स्थान खाली बचता है उसको अपन क्या बोलते हैं? होल्स। अब देखिए यहां पर ये इलेक्ट्रॉन आ गए ना, ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन हो गया। तो जर्मेनियम क्या चाह रहा था कि ये एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके इस बंध को पूरी तरह से क्या कर ले? कंप्लीट कर ले। तो ये इलेक्ट्रॉन जैसे ही अपनी कक्षा से बाहर निकलेगा तो जर्मेनियम क्या करेगा? ये इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके इस बंध को क्या कर लेगा? पूर्ण कर लेगा। जर्मेनियम क्या करेगा? इस इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा और ग्रहण करके इस बंध को क्या कर लेगा? पूर्ण कर लेगा। अब ये बंध क्या हो गया? आपका पूर्ण हो गया।
पूर्ण हुआ, लेकिन यहां से ये इलेक्ट्रॉन निकलकर यहां पर आ गए ना, तो जर्मेनियम ने एक इलेक्ट्रॉन को क्या कर लिया, ग्रहण कर लिया। क्या कर लिया, ग्रहण। इस कारण जो तीसरे वर्ग के जो परमाणु होते हैं वो कहलाते हैं ग्राही पदार्थ। ग्राही पदार्थ का मतलब इसने क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, ग्रहण कर रहा है। अपने बंध को पूर्ण करने के लिए, इस बंध को पूर्ण करने के लिए इसने इलेक्ट्रॉन को क्या किया है, ग्रहण किया है, एक्सेप्ट किया है। इस कारण ये पदार्थ ग्राही पदार्थ या एक्सेप्टर पदार्थ कहलाते हैं। कौन से, पी प्रकार के पदार्थ। फिर दूसरा आपको याद रखना कि जब कोई भी परमाणु इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है, जब कोई भी परमाणु इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है तो उस परमाणु पर ऋणात्मक आवेश आता है। कौन सा आवेश आता है, ऋणात्मक आवेश। तो जो तीसरे वर्ग का ये जो परमाणु है, थर्ड वर्ग का ये जो गैलियम परमाणु है, ये गैलियम परमाणु क्या करेगा, इसने इलेक्ट्रॉन को क्या किया है, ग्रहण किया है। और जब गैलियम ने इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लिया तो जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है उस पर ऋण आवेश का आता है। तो ये जो तीसरे वर्ग का गैलियम परमाणु है, इसके ऊपर कौन सा आवेश आ जाएगा, ऋण आवेश आ जाएगा। कौन सा आवेश आ जाएगा, ऋण आवेश। तो यहाँ पर ये है गैलियम। जर्मेनियम नहीं है, ध्यान रखना। अगर मेरे से गलती से कहीं जर्मेनियम बुला आ गया हो तो ध्यान रखना, जर्मेनियम नहीं है, ये क्या है आपका, गैलियम है। क्या है, गैलियम। Ga, जर्मेनियम का मतलब होता है Ge। ठीक है, ये है गैलियम। जर्मेनियम एक चतुसंयोजी तत्व है, जबकि गैलियम है वो क्या है, एक त्रिसंयोजी तत्व है। ये चीज का जरूर याद रखना। तो देखिए यहाँ पर ये जो गैलियम परमाणु है इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रहा है, इस कारण ये जो तीसरे वर्ग के जो भी परमाणु या तत्व हैं वो क्या कहलाते हैं, ग्राही तत्व कहलाते हैं। दूसरा, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं तो इनके ऊपर हमेशा कौन सा आवेश आएगा, ऋण आवेश। तो देखिए जैसे ही टेम्परेचर को मैंने कितना किया, 150 किया, तो यहां से इलेक्ट्रॉन क्या हुआ, निकला, बाहर निकला। जैसे ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकला तो ये गैलियम ने इस इलेक्ट्रॉन को क्या कर लिया, ग्रहण कर लिया। और गैलियम जैसे ही इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके इस बंध को क्या कर लेता है, पूर्ण कर लेता है। लेकिन यहाँ का स्थान खाली हो गया ना, और खाली होने से यहाँ पर किसका निर्माण हो गया, होल्स का। किसका निर्माण हो गया, होल्स का। अगर इसी संरचना को मैं यहाँ पर समझाना चाहूं तो देखिए संयोजी बैंड के अंदर से क्या हुआ, एक बंध क्या हुआ, टूटा। एक बंध टूटने से यहां से इलेक्ट्रॉन निकला, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन यहां से निकलकर चालन बैंड में तो पहुंचा नहीं है भाई। ये इलेक्ट्रॉन यहां से निकलकर मुक्त तो हुआ नहीं ना, वापिस इसने क्या कर लिया, बंध बना लिया। तो ये इलेक्ट्रॉन यहां से तो फ्री हो गया, यहां से फ्री होकर इसने एक अतिरिक्त ऊर्जा स्तर बना लिया यहां पर। ये जो अतिरिक्त ऊर्जा स्तर है ये कहलाता है E कहलाता है, एक्सेप्टर डिस्क्रिएट एक्सेप्टर एनर्जी लेवल। तो यहाँ का स्थान क्या हो गया आपका, खाली। अब ये जो स्थान खाली हो गया तो यहाँ पर किसका निर्माण हो गया, होल्स का। ये इलेक्ट्रॉन यहां से हटकर कंडक्शन बैंड के अंदर नहीं आया। कंडक्शन बैंड के अंदर तो कब आता, जब ये यहाँ पर बंद नहीं बनाता और बिल्कुल क्या रहता, फ्री। तो यहां से हटकर इसने एक अलग एनर्जी लेवल बना लिया, तो इस कारण यहाँ पर किसका निर्माण हो गया, होल्स का। किसका निर्माण, होल्स। तो 150 केल्विन टेम्परेचर पर क्या होता है, जो संयोजी बैंड है उस संयोजी बैंड के अंदर किसका निर्माण हो जाता है, होल्स का निर्माण हो जाता है। और इन होल्स के कारण इस पी प्रकार के पदार्थ के अंदर क्या हो जाती है, धारा प्रवाहित होने लग जाती है। अर्थात जैसे ही हम तापमान का मान बढ़ाते हैं तो तापमान का मान बढ़ाने पर पी प्रकार के पदार्थ के अंदर चालकता का मान क्या होता है, बढ़ता है। और जब चालकता का मान बढ़ता है तो हम इसको बोलेंगे धनात्मक गुणांक। चालकता क्या है इसकी, धनात्मक ताप गुणांक वाली है। कौन से पदार्थ की, पी प्रकार के पदार्थ की। तो ये चीज समझ में आई। तो जैसे ही मैंने टेम्परेचर को 0 केल्विन से 150 केल्विन किया तो यहाँ पर एक होल्स का निर्माण हो गया, और यहाँ का इलेक्ट्रॉन कक्षा को छोड़कर यहाँ पर इसने जर्मेनियम ने ग्रहण कर लिया, जिसने इसने बंध को क्या कर लिया, पूर्ण कर लिया। तो 150 केल्विन पर एक होल्स का निर्माण होता है, और इस होल्स के कारण इस पी प्रकार के पदार्थ के अंदर क्या बहने लग जाती है, धारा प्रवाहित होने लग जाती है। अब जैसे ही टेम्परेचर को मैं और ज्यादा बढ़ाता हूं, 150 केल्विन से अब टेम्परेचर को मैं कर देता हूं 300 केल्विन, यानी कि कमरे के तापमान पर बात कर रहे हैं। 300 केल्विन को हम बोलते हैं रूम टेम्परेचर या कमरे का तापमान। तो जैसे ही मैं टेम्परेचर को कितना करूंगा, 300 केल्विन करूंगा, तो ये जो सारे के सारे बंद है यहाँ पर से क्या हो जाएंगे, आपके ब्रेक हो जाएंगे, टूट जाएंगे। सारे के सारे बंद यहाँ से क्या हो जाएंगे, टूट जाएंगे। और सारे बंद यहाँ से टूट जाएंगे तो ये इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षा को छोड़कर कहाँ आ जाएंगे, बाहर आ जाएंगे, और यहाँ पर ये क्या हो जाएंगे, मुक्त हो जाएंगे। अपनी कक्षा से क्या हो जाएंगे, ये मुक्त। तो किसका निर्माण हो गया, यहाँ पर ये मुक्त इलेक्ट्रॉन्स हो गया, और इन इलेक्ट्रॉन की जगह क्या बन गए, आपके होल्स बन गए। क्या बन गए, होल।
तो इन इलेक्ट्रॉन, तो जैसे ही टेम्परेचर को मैंने 150 से 300 केल्विन किया तो सारे के सारे बंध क्या हो गए, आपके टूट गए। तो यहां से जैसे ही ये बंध टूटेंगे तो संयोजी बैंड से जो आपके आपके संयोजी बैंड से जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन थे, ये बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन टूटे और अपनी कक्षा को छोड़कर ये कहां पर आ गए, इस चालन बैंड के अंदर आ गए। ऐसे कैसे ये इलेक्ट्रॉन भी अपनी कक्षा को छोड़कर कहां आ गया, इस चालन बैंड के अंदर आ गया। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन भी अपनी कक्षा को छोड़कर कहां आ गया, इस चालन बैंड के अंदर आ गया। क्योंकि कितने बंध टूटे, 3 बंध टूटे। अब 3 बंध टूटे तो यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे चालन बैंड के अंदर, 3 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। तो इस प्रकार जैसे ही हम टेम्परेचर के मान को बढ़ाते हैं तो अब चालन बैंड के अंदर क्या हो गए, ये मुक्त इलेक्ट्रॉन। चालन बैंड के अंदर ये कौन से इलेक्ट्रॉन है, आपके मुक्त इलेक्ट्रॉन है। और संयोजी बैंड के अंदर ये क्या है, आपके होल्स है। क्या है, होल्स। तो यहाँ पर देखिए संयोजी बैंड के अंदर तो है होल्स और चालन बैंड के अंदर है मुक्त इलेक्ट्रॉन। तो अब क्या होगा, इन होल्स और मुक्त इलेक्ट्रॉन इन दोनों के कारण क्या प्रवाहित होगी, धारा प्रवाहित होगी। और जब होल्स और इलेक्ट्रॉन दोनों के कारण धारा प्रवाहित होगी तो इस कंडीशन में पी प्रकार के पदार्थ में प्रवाहित धारा का मान क्या होगा, अधिकतम होगा, मैक्सिमम होगा। तो यहां से भी क्वेश्चंस पूछा जाता है कि पी प्रकार के पदार्थ में जो प्रवाहित धारा का मान मैक्सिमम या अधिकतम कब होता है, 0 केल्विन टेम्परेचर पर, 150 केल्विन टेम्परेचर पर, 300 केल्विन टेम्परेचर। 300 केल्विन की टेम्परेचर की जगह आपको कमरे का तापमान भी आ सकता है या उपरोक्त सभी। तो आपका आंसर कौन सा रहेगा, 300 केल्विन टेम्परेचर या कमरे के तापमान पर पी प्रकार के पदार्थ में प्रवाहित धारा का मान क्या होता है, मैक्सिमम या अधिकतम होता है। ये चीज समझ में आ गई आपके। तो कब इसके अंदर धारा मैक्सिमम बहेगी, कब धारा मिनिमम बहेगी, तो वो चीज आपको याद होनी चाहिए। 0 केल्विन पर तो कुचालक पदार्थ की तरह काम करेगा। 150 केल्विन पर जो धारा बहती है वो किसके कारण बहती है, होल्स के कारण बहती है। याद रखना 150 केल्विन पर धारा बहेगी वो किसके कारण, होल्स के कारण। और 300 केल्विन पर जो धारा बहती है वो मुक्त इलेक्ट्रॉन और होल्स दोनों के कारण बह रही है। इस कारण 300 केल्विन पर जो पी प्रकार के पदार्थ के अंदर जो धारा बहती है उसका मान क्या होता है, मैक्सिमम होता है। क्या होता है, मैक्सिमम। फिर यहीं से आपका अगली बात आ जाती है कि इसके अंदर जो बहुसंख्यक आवेश वाहक कौन से हैं और अल्पसंख्यक आवेश वाहक कौन से हैं। तो जिनकी संख्या ज्यादा होगी वो होंगे बहुसंख्यक आवेश वाहक और जिनकी संख्या कम होगी वो होंगे अल्पसंख्यक आवेश वाहक। बहुसंख्यक आवेश वाहक को इंग्लिश में बोलते हैं मेजॉरिटी चार्ज कैरियर और अल्पसंख्यक जो आवेश वाहक होते हैं उनको इंग्लिश में बोलते हैं अपन माइनॉरिटी चार्ज कैरियर। अब देखिए यहां पर काउंट करते हैं, यहां पर देखिए होल्स की संख्या कितनी है, 1 2 3 और कितने 4, जबकि मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, 1 2 और 3। तो यहां पर होल्स की संख्या ज्यादा है और मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या है, कम। तो पी प्रकार के पदार्थ के अंदर बहुसंख्यक आवेश वाहक कौन होंगे, होल्स होंगे। और पी प्रकार के पदार्थ के अंदर अल्पसंख्यक आवेश वाहक कौन होंगे, आपके इलेक्ट्रॉन होंगे। कौन होंगे, इलेक्ट्रॉन। तो ये चीज यहां पर से आपकी क्लियर हो जानी चाहिए। या फिर वहां पर समझ में नहीं आ रहा तो यहां पर देखिए, तो देखिए संयोजी बैंड के अंदर तो कितने होल्स दिखाई दे रहे हैं आपको, 1 2 3 4। होल्स की संख्या कितनी है, 4। जबकि मुक्त इलेक्ट्रॉन कितने दिखाई दे रहे हैं, 1 2 और 3। ये मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं है क्योंकि ये तो बॉन्डिंग में काम आ गया था। तो मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, यहाँ पर 3 है। होल्स की संख्या ज्यादा है, मुक्त इलेक्ट्रॉन्स की संख्या कम है। तो जिसकी संख्या ज्यादा वो होगा बहुसंख्यक आवेश वाहक, जिसकी संख्या कम वो होगा अल्पसंख्यक आवेश वाहक। तो पी प्रकार के पदार्थ के अंदर होल्स क्या होते हैं, आपके बहुसंख्यक आवेश वाहक होते हैं, जबकि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो क्या होते हैं, आपके अल्पसंख्यक आवेश वाहक। फिर यहां से एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो पी प्रकार के पदार्थ के अंदर जो डोमिनेटिंग करंट प्रवाहित होती है, यानी कि जो मुख्य धारा प्रवाहित होती है वो किसके कारण प्रवाहित होती है, तो मुख्य धारा प्रवाहित होती है होल्स के कारण। यानी कि जो बहुसंख्यक आवेश वाहक होंगे उसी के कारण क्या होगी, मुख्य धारा प्रवाहित होगी। जैसे एन प्रकार के पदार्थ के अंदर बहुसंख्यक आवेश वाहक कौन थे, इलेक्ट्रॉन। तो उसके अंदर जो मुख्य धारा प्रवाहित हो रही थी वो किसके कारण बह रही थी, इलेक्ट्रॉन के कारण। अब पी प्रकार के पदार्थ की हम बात कर रहे हैं तो पी प्रकार के पदार्थ के अंदर बहुसंख्यक आवेश वाहक कौन है, होल्स है। तो जो मुख्य धारा बहेगी वो भी किसके कारण बहेगी, होल्स के अंदर। तो आपको डायग्राम से ये इस पी प्रकार के पदार्थ के बारे में सारी जो प्रॉपर्टीज थी, सारे गुण थे, वो मैंने आपको समझा दिया है कि किस प्रकार से हम पी प्रकार के पदार्थ का निर्माण करते हैं, किस प्रकार से इनमें टेम्परेचर का मान बढ़ाने पर इनके बॉन्ड है वो ब्रेक होते हैं और बॉन्ड के ब्रेक होने से किस प्रकार से यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन है वो इस संयोजी बैंड को छोड़कर किस प्रकार से चालन बैंड के अंदर जाते हैं।
तो ये सारी चीजें आपके क्लियर होगी। तो सबसे पहला काम आपको ये वाला डायग्राम आपको नोट करना है, ये वाला डायग्राम आपके पास बना हुआ होना चाहिए। इसके पश्चात अभी तक मैंने जो भी आपको समझाया है उसको मैं किसके यहाँ पर क्या करवा देता हूँ, आपको नोट करवा देता हूँ। ठीक है। सबसे पहली बात आपको जो लिखनी है यहाँ पर 0 केल्विन पर पी प्रकार का पदार्थ कुचालक की तरह व्यवहार करता है। 0 केल्विन टेम्परेचर पे पी प्रकार का पदार्थ वो किसकी तरह व्यवहार करता है, कुचालक पदार्थ की तरह व्यवहार करता है, क्योंकि ना तो उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और ना ही उसके अंदर होल्स होते हैं, जिस कारण उसके अंदर धारा प्रवाहित हो सके। तो इस प्रकार 0 केल्विन टेम्परेचर पर पी प्रकार का पदार्थ है वो कुचालक की तरह व्यवहार करता है। दूसरा याद रखना है, 0 केल्विन पर फर्मी एनर्जी लेवल, फर्मी एनर्जी लेवल, फर्मी एनर्जी लेवल को हम किससे लिखते हैं, ई एफ से। 0 केल्विन टेम्परेचर पर जो फर्मी एनर्जी लेवल है ई एफ है वो ईबी पर स्थित होता है। 0 केल्विन टेम्परेचर पर फर्मी एनर्जी लेवल ई एफ है वो कहां स्थित होता है, ईबी पर स्थित होता है। फिर इसके अंदर आपको लिखना है कि जो तीसरे वर्ग का जो परमाणु है वो तीसरे वर्ग का परमाणु क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, ग्रहण करता है, अपने बंध को पूर्ण करने के लिए इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, इस कारण उसे अपन क्या कहते हैं, ग्राही पदार्थ कहलाते हैं। क्या, थर्ड वर्ग का परमाणु, थर्ड वर्ग का परमाणु अपना बंध पूर्ण करने के लिए, अपना बंध पूर्ण करने के लिए, अपना बंध पूर्ण करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, इस कारण इसे ग्राही पदार्थ, ग्राही पदार्थ या फिर इसको परमाणु भी लिख सकते हो, ग्राही पदार्थ कहा जाता है। तीसरे वर्ग का जो परमाणु होता है वो अपने बंध को पूर्ण करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, ग्रहण करता है, इस कारण इसे ग्राही पदार्थ या एक्सेप्टर एटम कह जाते हैं। देखिए ग्राही को हम इंग्लिश में लिखते हैं एक्सेप्टर, तो एक्सेप्टर एटम या फिर ग्राही परमाणु इसे क्या कहा जाता है, कहा जाता है। परमाणु लिख लो, पदार्थ हटा दो, क्या कहा जाता है इसे, ग्राही पदार्थ या ग्राही परमाणु कहा जाता है। ठीक है, परमाणु लिख लेना डायरेक्ट, यानी कि एक्सेप्टर एटम कहा जाता है। अब अगली लाइन इसी के अंदर याद रखना है, ये जो तीसरे वर्ग का परमाणु है इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, ग्रहण करता है, इस कारण इस परमाणु पर ऋणात्मक आवेश आता है। कौन सा आवेश होता है, ऋणात्मक। तो थर्ड वर्ग का परमाणु, थर्ड वर्ग का परमाणु एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, इस कारण
इस पर इस कारण इस पर ऋणात्मक आवेश विद्यमान होता है। इस कारण इस पर कौन सा आवेश होता है? तो इस कारण इस पर ऋणात्मक आवेश विद्यमान होता है। फिर इसी के अंदर आगे लिखना है, जो पी प्रकार के पदार्थ में बहुसंख्यक आवेश वाहक, कौन? बहुसंख्यक आवेश वाहक। बहुसंख्यक आवेश वाहक कौन होते हैं? यहां पर होल्स होते हैं। कौन होते हैं? होल्स। फिर याद रखना है आपको, अल्पसंख्यक आवेश वाहक, अल्पसंख्यक आवेश वाहक। अल्पसंख्यक आवेश वाहक कौन होते हैं? यहां पर इलेक्ट्रॉन होते हैं। कौन होते हैं? इलेक्ट्रॉन। और जो मुख्य धारा प्रवाहित होती है, मुख्य धारा, मुख्य धारा किसके कारण प्रवाहित होगी? तो जो मुख्य धारा है वो बहुसंख्यक आवेश वाहक के कारण प्रवाहित होती है। और पी प्रकार के पदार्थ में बहुसंख्यक आवेश वाहक कौन होते हैं? होल्स होते हैं। इस कारण पी प्रकार के पदार्थ के अंदर जो मुख्य धारा है वो होल्स के कारण प्रवाहित होती है। मुख्य धारा किसके कारण प्रवाहित होती है? तो मुख्य धारा है वो होल्स के कारण प्रवाहित होती है। होल्स के कारण प्रवाहित होती है। मुख्य धारा किसके कारण प्रवाहित हो रही है? होल्स के कारण। तो इतना सारा नोट किया आपने। इसके आगे आपको जो लिखना है, देखिए आगे लिखना है आपको यहां पर, पी प्रकार के सिलिकॉन सेमीकंडक्टर में चालन के लिए में चालन के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा कितनी चाहिए? 0.05 इलेक्ट्रॉन्स। ऐसे कैसे? यहां पर लिखना है, पी प्रकार के जर्मेनियम सेमीकंडक्टर में चालन के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा कितनी होगी? 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है। फिर याद रखना है, पी प्रकार के पदार्थ में कमरे के तापमान कितना? 300 केल्विन। कमरे के तापमान पर प्रवाहित धारा का मान अधिकतम होता है। पी प्रकार के पदार्थ में अधिकतम धारा कब बहती है? तो कमरे के तापमान पर बहती है। किस पे बहती है? कमरे के तापमान पर। तो ये कुछ पी प्रकार की कुछ बेसिक्स परिभाषाएं थी। इसके बाद में आपको याद रखना है, पी प्रकार के पदार्थ पर डोपिंग का प्रभाव। जैसे हमने एन प्रकार के पदार्थ में लिखा था, डोपिंग का प्रभाव। ऐसे कैसे हम पी प्रकार के पदार्थ में भी डोपिंग का और तापमान का क्या देखेंगे? प्रभाव देखेंगे।
तो सबसे पहले प्रभाव देख रहे हैं अपन किसका, डोपिंग का प्रभाव। तो देखिए डोपिंग का प्रभाव क्या होगा, जब हम पी प्रकार के पदार्थ के अंदर डोपिंग का मान क्या करेंगे, बढ़ाएंगे। तो डोपिंग का मान बढ़ाने पर क्या होगा, बहुसंख्यक आवेश वाहक का मान तो क्या होगा, बढ़ेगा, और अल्पसंख्यक आवेश वाहक का मान क्या होगा, घटेगा। तो डोपिंग का मान बढ़ाने पर क्या, डोपिंग का मान बढ़ाने पर, डोपिंग का मान बढ़ाने पर बहुसंख्यक बहुसंख्यक आवेश वाहक बहुसंख्यक आवेश वाहक का मान बढ़ता है, का मान बढ़ता है। दूसरा याद रखना है, डोपिंग का मान बढ़ाने पर क्या होगा, जो अल्पसंख्यक आवेश वाहक है, अल्पसंख्यक आवेश वाहक का मान, अल्पसंख्यक आवेश वाहक का मान क्या होता है आपका, घटता है। क्या होता है, घटता है। फिर डोपिंग का मान बढ़ाने पर क्या होगा, डोपिंग का मान बढ़ाने पर, डोपिंग का मान बढ़ाने पर जो फर्मी एनर्जी लेवल EF है, फर्मी एनर्जी लेवल EF नीचे की तरफ या फिर हम बोल सकते हैं वैलेंस बैंड की तरफ, नीचे की तरफ या वैलेंस बैंड की तरफ शिफ्ट होता है, नीचे की तरफ शिफ्ट होता है। कब होता है नीचे की तरफ शिफ्ट, जब डोपिंग का मान क्या करते हैं, बढ़ाते हैं। इसी के अंदर आपको एक लाइन और लिखनी है, उच्च स्तरीय डोपिंग पर, क्या, उच्च स्तरीय डोपिंग पर फर्मी एनर्जी लेवल यानी कि EF, तो फर्मी एनर्जी लेवल जो EF है वो वैलेंस बैंड के अंदर, या फिर हिंदी में लिख सकते हो आप इसको संयोजी बैंड, संयोजी बैंड में शिफ्ट हो जाता है, संयोजी बैंड में शिफ्ट हो जाता है जब डोपिंग का मान क्या कर देते हैं अपन, बहुत ही ज्यादा बढ़ा देते हैं। तो ये हो गया डोपिंग का पी प्रकार के पदार्थ पर पड़ने वाला प्रभाव। डोपिंग का जैसे ही मान बढ़ाएंगे तो अल्प जो बहुसंख्यक आवेश वाहक है उसका मान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, जो अल्पसंख्यक आवेश वाहक है उसका मान क्या हो जाएगा, घट जाएगा। जैसे ही हम डोपिंग का मान बढ़ाते हैं तो जो फर्मी एनर्जी लेवल है वो नीचे की तरफ यानी कि वैलेंस बैंड की तरफ क्या हो जाता है, शिफ्ट हो जाता है, और जैसे ही हम उच्च स्तरीय डोपिंग पर जो फर्मी एनर्जी लेवल है वो संयोजी बैंड के अंदर क्या हो जाता है, आपका शिफ्ट हो जाता है। अब इसके अंदर सिर्फ आपका एक टॉपिक बचा है, तापमान का प्रभाव। पी प्रकार के पदार्थ पर किसका प्रभाव, तापमान का प्रभाव, उसको नोट कर लेते हैं। फिर आपके जो सेमीकंडक्टर पदार्थ है वो क्या हो गया, आपका पूर्ण हो गया। देखिए लास्ट बचा है आपके पी प्रकार के पदार्थ पर तापमान का प्रभाव, तापमान का प्रभाव। तो जैसा हमने एन प्रकार के पदार्थ में देखा था, वैसे वैसे यहां पर होगा कि जो पी प्रकार के पदार्थ है उसमें जो बहुसंख्यक आवेश वाहक होंगे वो तापमान पर निर्भर नहीं करते। तो इसके अंदर पहली जो लिखनी है वो लिखना है आपको बहुसंख्यक बहुसंख्यक आवेश वाहक, बहुसंख्यक आवेश वाहक तापमान पर निर्भर नहीं करते, बहुसंख्यक आवेश वाहक तापमान पर निर्भर नहीं करते। दूसरा लिखना है आपको अल्पसंख्यक अल्पसंख्यक आवेश वाहक तापमान बढ़ाने पर तापमान बढ़ाने पर बढ़ते हैं। अल्पसंख्यक आवेश वाहक का मान तापमान बढ़ाने पर क्या होगा, बढ़ेगा।
तीसरा आपको लिखना है तापमान का मान बढ़ाने पर, तापमान का मान बढ़ाने पर जो फर्मी एनर्जी लेवल EF है वो ऊपर की तरफ, फर्मी एनर्जी लेवल EF ऊपर की तरफ, ऊपर की तरफ, ऊपर की तरफ या EG, EG मतलब ऊर्जा बैंड अंतराल, EG के केंद्र की ओर, EG के केंद्र की ओर, EG के केंद्र की ओर शिफ्ट होता है। तो जैसे P प्रकार के पदार्थ में हम टेम्परेचर का मान बढ़ाएंगे तो फर्मी एनर्जी लेवल कहां जाएगा, ऊपर की तरफ या EG के केंद्र की तरफ जाता है। फिर आपको याद रखना है क्यूरी तापमान, क्यूरी तापमान पर P प्रकार का पदार्थ, P प्रकार का पदार्थ इंट्रिंसिक, इंट्रिंसिक पदार्थ में परिवर्तित हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है। इंट्रिंसिक मतलब शुद्ध अर्धचालक पदार्थ, मतलब कुचालक पदार्थ की तरह व्यवहार काम करने लग जाता है। जब हम कौन से टेम्परेचर पर, क्यूरी टेम्परेचर पर, तो क्यूरी टेम्परेचर पर जो P प्रकार का पदार्थ है वो इंट्रिंसिक पदार्थ में परिवर्तित हो जाता है। देखिए P प्रकार का पदार्थ क्या है, एक तरह का चालक पदार्थ है, और जैसे ये इंट्रिंसिक पदार्थ में परिवर्तित होगा तो क्या बन जाएगा, कुचालक। तो चालक किसमें चेंज हो रहा है, कुचालक। तो चालक ने क्या किया, अपनी प्रॉपर्टीज को, अपने गुणों को क्या कर दिया, खो दिया, अपने गुणों को क्या कर दिया, खत्म कर दिया। तो वह टेम्परेचर पर जिस पर किसी भी पदार्थ के जो प्रॉपर्टीज है वो क्या हो जाती है, लॉस हो जाती है, उसके गुण खत्म हो जाते हैं, वो टेम्परेचर कौन सा टेम्परेचर कहलाता है, क्यूरी टेम्परेचर। तो क्यूरी टेम्परेचर पर है जो P प्रकार का पदार्थ है वो इंट्रिंसिक पदार्थ में क्या हो जाता है, आपका परिवर्तित हो जाता है। तो आपको ये चार चीजें याद रखनी है कि जो P प्रकार के पदार्थ है उस पर तापमान का किस प्रकार से प्रभाव पड़ता है। तो ये हो गया आपके N प्रकार के और P प्रकार के पदार्थ के बारे में कंप्लीट डिस्कस। तो अभी तक हमने जितने भी वीडियो देखे थे उन सब वीडियो के अंदर जो भी पढ़ा है वो पढ़ा है हमने सेमीकंडक्टर पदार्थ के बारे में, कि जो सेमीकंडक्टर पदार्थ है उसको सबसे पहले हमने दो पार्टों में डिवाइड किया था, एक डोपिंग के आधार पर और एक ऊर्जा बैंड की स्थिति के आधार पर। फिर डोपिंग के आधार पर हमने दो प्रकार के देखे, एक तो देखा इंट्रिंसिक और देखा एक्सट्रिंसिक। फिर जो एक्सट्रिंसिक पदार्थ थे उसको हमने दो भागों में डिवाइड किया, एक N प्रकार का और एक P प्रकार का। तो N प्रकार के जो पदार्थ थे उसको हमने लास्ट के वीडियो में कंप्लीट कर लिया था, और P प्रकार के पदार्थ है उसको हमने आज के वीडियो में कंप्लीट कर लिया है। देखिए इस प्रकार P प्रकार के और जो N प्रकार के पदार्थ थे वो आपके कंप्लीट हो चुके हैं। अब जो नेक्स्ट का वीडियो बनेगा वो हम देखेंगे इन P प्रकार के पदार्थ और N प्रकार के पदार्थ, इन दोनों को आपस में जोड़कर हम अर्धचालक युक्तियों का निर्माण करेंगे, और उन अर्धचालक युक्तियों के अंदर आ जाएंगे आपके डायोड हो गया, ट्रांजिस्टर हो गया, आपका बीजेटी हो गया, FET हो गया। ये सब क्या होंगे, आपके अर्धचालक युक्तियां हैं। तो इन अर्धचालक युक्तियों का किस प्रकार से निर्माण किया जाता है वो हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे डायोड के बारे में। सबसे पहले किसके बारे में डिस्कस करेंगे, डायोड के बारे में। तो जो सेमीकंडक्टर डिवाइसेस थी वो सॉरी सेमीकंडक्टर जो मटेरियल था, जो भी अर्धचालक पदार्थ थे, वो वाला टॉपिक आपका कंप्लीट हो चुका है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।